हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता शर्मा फ्रॉम मेट्रो कंप्यूटर्स। आज मैं आपको लैंग्वेज के बारे में बताने जा रही हूँ। लैंग्वेज मीन्स होती है भाषा, ये हम अच्छे से जानते हैं। लैंग्वेज का हिंदी सामान्य अर्थ भी भाषा ही होता है, किंतु यहाँ ये कंप्यूटर की भाषा है। कंप्यूटर में भी अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए, यूज़र और कंप्यूटर के मध्य विचारों के आदान प्रदान के लिए जिस तरीके को उपयोग में लिया गया उसको भी हम भाषा ही बोलते हैं। सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि भाषा का प्रयोग क्या है, भाषा क्या काम आती है या भाषा से हम क्या करते हैं। तो अच्छे से हम समझते हैं कि साधारण वे में हम भाषा जो है दो या अधिक लोगों के मध्य विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। इसी प्रकार से कंप्यूटर और कंप्यूटर पे काम करने वाले व्यक्ति के मध्य भी विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा है। लेकिन कंप्यूटर हम जो बोलते हैं उसको नहीं समझता, कंप्यूटर जो बोलता है हम उसको नहीं समझ पाते, या कंप्यूटर में तो स्पीकर से गाने वगैरह जो होते हैं, जो हमारे समझने लायक चीज़ होती है, वो हम समझ पाते हैं। तो एक सोचने वाला विषय ये होता है कि कंप्यूटर और यूज़र के मध्य कैसी भाषा होती है। तो आज के हम इस टॉपिक में इन्हीं सब विषयों पर डिस्कशन करेंगे और बढ़ेंगे। इस लैंग्वेज कंप्यूटर में वो प्लेटफॉर्म है, वो बोर्ड है जहाँ पर प्रोग्राम लिखे जाते हैं। ये मैंने पुरानी अपनी वीडियोज़ में आपको अच्छे से बताया था कि प्रोग्राम्स जो होते हैं या प्रोग्राम्स का समूह जो होता है उसे हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और सॉफ्टवेयर दो प्रकार के हमारे होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया। तो सॉफ्टवेयर यूज़र द्वारा बनाए जाते हैं, मीन्स हम या आप जैसे लोगों द्वारा कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं और उन निर्देशों के अनुसार कंप्यूटर पूरी तरीके से काम करता है। वही चीज़ जो है सॉफ्टवेयर। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं और फिर उनका एक समूह तैयार कर दिया जाता है। सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, सबका एक दूसरे से इस तरीके के लिंक होता है कि यदि यहाँ करा जाए तो ये काम हो, ये किया जाए तो ये काम हो। जैसे आपने देखा होगा कि CPU का पावर स्विच जैसे ऑन किया जाता है तो कंप्यूटर चालू हो जाता है। इसी प्रकार से हम माउस से किसी पर्टिकुलर उस पर डबल क्लिक करते हैं तो वो प्रोग्राम चालू हो जाता है। तो ये सब प्रोग्राम्स का ही नतीजा है। लेकिन ये जो आप सामने देख रहे हैं और अब तक काम में ले रहे हैं, ये दूसरे लोगों द्वारा बनाए गए हैं। और यदि आप चाहते हैं कि हम भी कुछ ऐसा करें, हम भी कुछ ऐसा बनाएं, तो उसके लिए जो माध्यम है वो लैंग्वेज ही है। लैंग्वेज में इन प्रोग्राम्स को लिखा जाता है। प्रोग्राम क्या होते हैं? संकेतों का समूह। मीन्स जैसे आप कहीं जाते हैं, शादी पार्टी में जाते हैं तो आप प्रोग्राम बनाते हैं, या बाहर कहीं जा रहे हैं तो आप प्रोग्राम बनाते हैं, क्या क्या लेके जाना है, कहाँ पे जाना है, कितनी बजे जाना है और कितनी बजे वहाँ पहुँचना है, वहाँ पे किस जगह रुकेंगे या क्या क्या हम करेंगे, कितनी बजे रवानगी है। पूरा टोटल एक प्लान करते हैं, पूरा प्लान होता है हमारा। तो उस प्लान में हम संकेतों के समूह ही लिखते हैं। इन्हीं संकेतों के समूह को हम प्रोग्राम बोलते हैं और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स के समूह को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और सॉफ्टवेयर वे जो कि हम अपने उद्देश्य के लिए, अपनी आवश्यकता के लिए बनाते हैं, यानी उसमें कंप्यूटर में होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और जो कंप्यूटर के लिए आवश्यक होते हैं, जो यदि कंप्यूटर में ना हो तो कंप्यूटर की गतिविधियों पर उसका प्रभाव पड़ेगा, तो उन्हें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो जो लैंग्वेज जो हमारी है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम इसको रखते हैं क्योंकि लैंग्वेज यदि नहीं होगी तो ना हम काम कर सकेंगे, ना कंप्यूटर प्रॉपर काम कर सकेगा। तो लैंग्वेज वो प्लेटफॉर्म, जैसे कि अभी आपने MS ऑफिस देख चुके हैं, आप नोटपैड, वर्डपैड, पेनब्रश वगैरह देख चुके हैं, ये सब बने बनाए सॉफ्टवेयर हैं। और इनको किसमें बनाया जाता है?
पर्ल, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे जैसे जैसे आप इन्हें समझने लगेंगे। सभी लैंग्वेजेस का अपना अलग यूज़ होता है। किसी में वेबसाइट तैयार की जाती है, किसी में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है, किसी में सिस्टम सॉफ्टवेयर तैयार किए जाते हैं। C++ में हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर ज़्यादा तैयार किए जाते हैं और C++ हमारी टफ भी होती है। किंतु लैंग्वेज कोई भी हो, यदि आपके बेस क्लियर है, आपने एक लैंग्वेज पे अच्छे से कमांड किया है, अच्छे से समझा है, तो हम किसी भी लैंग्वेज पे आसानी से काम कर सकते हैं, क्योंकि प्रोग्राम्स वही बनाए जाते हैं। हर लैंग्वेज में उन्हीं प्रोग्राम को बनाया जाता है, बस वो तरीका अलग अलग होता है और हम उस लैंग्वेज में जिसमें हमें कमांड होता है, हम उस लैंग्वेज में अपने सॉफ्टवेयर को तैयार करते हैं। तो प्रोग्राम सब कुछ बनाना प्रोग्राम ही है, तो बस केवल थोड़ा सा तरीका सकता है। तो यहाँ हम वहाँ लैंग्वेज के अंदर पहुँचेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि लैंग्वेज मुख्य रूप से जो है 2 प्रकार की होती है, लेकिन यहाँ लैंग्वेज के लिए भी 2 व्यूज़ हैं, मीन्स 2 दृष्टिकोण हैं। 2 दृष्टिकोणों के आधार पर लैंग्वेज को बांटा गया है। तो आइए देखते हैं लैंग्वेज के 2 व्यूज़ कौन से हैं। देख सकते हैं आप, लैंग्वेज को हमारा 2 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, यानी 2 दृष्टिकोणों पर लैंग्वेज को वर्गीकृत किया गया है। एक दृष्टिकोण है हमारा लेवल बेस्ड और दूसरा दृष्टिकोण है हमारा जनरेशन बेस्ड। लेवल मीन्स स्तर, यानी स्तर के आधार पर कि वो किस स्तर की है, किस लेवल की है, उस दृष्टि से भी लैंग्वेज का क्लासिफिकेशन किया गया है। और यदि जनरेशन की दृष्टि से देखें, यानी पीढ़ियों की दृष्टि से देखें, तो जिस पीढ़ी में जो लैंग्वेज बनी उस आधार पर भी उसका वर्गीकरण कर दिया गया, तो उसको जनरेशन बेस्ड कहा गया। लैंग्वेज वही है, चाहे आप यहाँ से देखें चाहे आप यहाँ से देखें, लेकिन दृष्टिकोण या आधार अलग अलग है। 2 आधारों पर हमने इसका वर्गीकरण कर दिया है। तो आइए देखते हैं हम लेवल मीन्स स्तर के आधार पर जो लैंग्वेज है वो हमारी 2 प्रकार की होती है। एक हमारी होती है लो लेवल और एक हमारी होती है हाई लेवल। लो लेवल मीन्स निम्न स्तरीय। यहाँ निम्न स्तरीय से मतलब ये नहीं है कि बहुत छोटे स्तर की या बहुत घटिया स्तर की। यहाँ निम्न स्तरीय से मतलब या लो लेवल से मतलब ये है कि जो बहुत आसानी से मशीन की समझ में आ जाए, यानी ऐसी लैंग्वेज जो जिसको कंप्यूटर सीधा समझता है, उसे हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। यानी जो 01 में जो लिखी जाती है, जो पुरानी वीडियोज में आप इन सब चीज़ों को समझ चुके हैं, तो वो 01 में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं, तो वो जो लैंग्वेज है वो हमारी लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है। लेकिन लो लेवल लैंग्वेज भी हमारी पुनः 2 प्रकार की होती है। एक तो हमारी सीधी बिल्कुल डायरेक्ट मशीन के समझने योग्य जो होती है, इसीलिए हमने इसको लो लेवल कहा है, वो होती है हमारी मशीनी भाषा, मशीन लैंग्वेज। और दूसरी हमारी होती है असेंबली लैंग्वेज। मशीनी लैंग्वेज जो बिल्कुल डायरेक्ट 01 में लिखी जाती है, उसे हम मशीनी लैंग्वेज बोलते हैं। मीन्स आपको मेरा नाम भी लिखना है तो आपको 01 में लिखना होगा, उसके लिए कोड याद रखने होते हैं। 01 द्वारा ही लिखी जाती है ये, तो वो मशीनी लैंग्वेज कहलाती है। लेकिन इसको लिखना और इसको समझना बहुत मुश्किल था, बहुत टिपिकल था, इसलिए नई लैंग्वेज विकसित की गई जिसको कहा गया असेंबली लैंग्वेज। असेंबली मीन्स होता है सभा, और सभा मीन्स जहाँ सभी हो, मीन्स जो चीज़ सबको समझ में आ सके उसको हम सभा कहते हैं, या सभी के समझने योग्य भाषा कहते हैं, तो उसी का नाम दे दिया असेंबली। और असेंबली भी लो लेवल जैसी ही थी, लेकिन इसमें कुछ विस्तार हो गया था, कुछ कोड्स बन गए थे जिन्हें हम न्यूमेरिक कोड्स कहते हैं। न्यूमेरिक कोड्स, एम से स्पेलिंग शुरू होती है, लेकिन हम प्रोनाउंस उसको न्यूमेरिक कहते हैं, MNU, किंतु प्रोनाउंस है न्यूमेरिक। तो कुछ कोड्स जो थे इसमें बन चुके थे, लेकिन फिर भी बहुत सारा काम हमें 01 द्वारा ही करना पड़ता था। जैसे देखिए इसमें कोड बन गए थे, ऐड जोड़ने के लिए ADD लिखना पड़ता था, घटाने के लिए सब,
और इस प्रकार से बहुत सारे कोड्स इसके अंदर बन चुके थे। और इन कोड्स को हम न्यूमेरिक कोड्स कहते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ उसको, NUMENIC, न्यूमेरिक कोड्स। तो ये हमारे असेंबली भाषा में प्रयोग में लिए जाते हैं। लेकिन ये भी, चूँकि मैंने बताया आधे से ज़्यादा काम हमें 0 द्वारा ही करना होता था, इसलिए ये भी आम व्यक्तियों के योग्य नहीं थी, यानी हर व्यक्ति इसको आसानी से प्रयोग में नहीं ले सकता था। इसलिए फिर नई लैंग्वेज विकसित हुई जिसको कहा हाई लेवल लैंग्वेज। हाई मीन्स उच्च स्तरीय। उच्च स्तरीय का मतलब जो बहुत ऊंचे स्तर की, यानी जो हमारे ऊपर से निकल जाए, जो हमें आसानी से समझ में नहीं आ सकती, उसको कहा हाई लेवल लैंग्वेज। जो कंप्यूटर को आसानी से समझ में नहीं आती, उससे हाई लेवल, यानी जो कंप्यूटर के ऊपर से निकल जाती है। ये वाली लैंग्वेज कंप्यूटर के लिए समझने योग्य थी, लेकिन ये जो लैंग्वेज है ये लोगों के लिए समझने योग्य है। और इनको चूँकि कंप्यूटर नहीं समझता, तो कंप्यूटर के अंदर कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें हम ट्रांसलेटर्स बोलते हैं। वो जो भी हम लिखते हैं उसको कंप्यूटर की भाषा में ट्रांसलेट करते हैं और फिर उसको प्रोसेस करके पुनः हमारी भाषा में ट्रांसलेट करके और स्क्रीन पर परिणाम को प्रदर्शित करते हैं। तो वो ट्रांसलेटर्स का प्रयोग किया जाता है। इनमें भी ट्रांसलेटर का प्रयोग किया जाता था, लेकिन मशीनी भाषा में ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती थी। तो देखिए आप, हाई लेवल लैंग्वेज यानी उच्च स्तरीय भाषा, जिसपे आप जैसे सभी लोग आसानी से काम कर सकते हैं। ये भी हमारी पुनः 2 प्रकार की होती है। एक तो हमारी होती है प्रोसीजरल, या हम इसे प्रॉब्लम ओरिएंटेड भी बोलते हैं। और दूसरी हमारी होती है नॉन प्रोसीजरल या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी हम इसे बोलते हैं। प्रोसीजरल मीन्स प्रक्रिया पर आधारित या समस्या पर आधारित, यानी इन प्रोग्राम्स को, इन लैंग्वेजेस में जब हम प्रोग्राम बनाते थे तो हमें बिल्कुल क्रम से लिखना होता था। एक भी चीज़ ऊपर नीचे अगर हो जाती थी तो प्रोग्राम नहीं चलते थे। दूसरा, ये स्ट्रक्चर्ड होती थी, मतलब लंबे लंबे प्रोग्राम इनमें लिखे जाते थे, छोटे छोटे टुकड़ों में हम प्रोग्राम नहीं बना पाते थे। तो ऐसी लैंग्वेजेस को कहा प्रोसीजरल या समस्या पर आधारित। और इसमें ये दिक्कत थी कि लंबे लंबे प्रोग्राम थे, और दूसरी बात कि जो है बिल्कुल हम हर चीज़ बिल्कुल जगह पे लिखेंगे तभी काम करते थे, तो इंसान से गलती होना स्वाभाविक है। कभी कभी कोई चीज़ बाद में ध्यान आती है, कभी पहले ध्यान आती है, ये प्रॉब्लम होती रहती है। इस समस्या के समाधान के लिए नई लैंग्वेज बनी नॉन प्रोसीजरल, यानी बिना प्रक्रिया पर आधारित। यानी आप कहीं भी लिख दो, नियम तो हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी सारी चीज़ों के लिए छोटे छोटे प्रोग्राम्स बने हुए हैं। वो अपने आप उन प्रोग्राम्स को, यानी उन फंक्शंस को या उन मॉड्यूल्स को ढूंढ के सबसे पहले खुद उनको रन कर लेता है। फिर यूज़र ने कहीं भी लिखी हुई है, उसको पता है इनको कहाँ लेना है, तो उसके बाद उनको लेता है। यानी ये नॉन प्रोसीजरल हो गई। और या हम इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी कह सकते हैं, यानी ऑब्जेक्ट पर आधारित। ऑब्जेक्ट मीन्स भी छोटे छोटे प्रोग्राम पहले से इसमें बने बनाए हैं और उनके अंदर इस तरीके से कोडिंग है कि कोई कुछ भी करे, पर आपको जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स मिले, पहले ट्रांसलेटर के लिए संकेत होते हैं कि जहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट मिले, आप तो पहले सारे ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करें और पहले ऑब्जेक्ट को रन करें, मतलब ऑब्जेक्ट को पढ़ें और ट्रांसलेट करें और प्रक्रिया करें, और उसके बाद जो है यूज़र द्वारा लिखे गए संकेतों को पढ़ें और उसको ट्रांसलेट करें। तो ये चीज़ जो होती है नॉन प्रोसीजरल या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में होती है। आजकल आप देख रहे हैं C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। C++ और C में मुख्य अंतर ही यही है कि C++ जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इसको ऊप्स कहा जाता है। और आजकल जितनी भी लैंग्वेजेस बन रही है ये सब ऊप्स पर आधारित बन रही है, नॉन प्रोसीजरल या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बन रही है। आइए अब हम बात करते हैं दूसरे दृष्टिकोण की,
लैंग्वेजेस हमारी यही है, किंतु जनरेशन की दृष्टि से इन्हें देखा गया तो फिर हमने उसको जनरेशन बेस्ड कह दिया, या कहने वालों ने उसे जनरेशन बेस्ड कह दिया, पीढ़ियों के आधार पर कह दिया। हमारी ये जो लैंग्वेज थी मशीनी, ये चूँकि प्रथम जनरेशन का जब कंप्यूटर बना था तो शुरू में बिल्कुल 010 में लिखा जाता था, इसलिए इस मशीनी भाषा को फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज कह दिया गया, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन थी ये, उस समय में कंप्यूटर प्रथम बार बने थे, तो उस समय जो लैंग्वेज काम में आई वो मशीनी लैंग्वेज ही थी, लेकिन उसको उस दृष्टि से देखा तो हमने कह दिया फर्स्ट जनरेशन। फिर हमारी बने असेंबली लैंग्वेज, जो आप देख सकते हैं असेंबली लैंग्वेज, तो ये सेकंड नंबर पे बनी। और ये जो असेंबली लैंग्वेज हमारी बनी वो यहाँ दूसरी जनरेशन जब कंप्यूटर की शुरू हुई, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ियाँ जब शुरू हुई, पिछली वीडियोज में आप सुन चुके हैं, तो उस समय पे जब ये लैंग्वेज प्रयोग में ली गई तो इसीलिए इसको नाम हमने सेकंड जनरेशन दे दिया। इसी प्रकार से ये प्रोसीजरल या प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज जब हमारी बनी उस समय कंप्यूटर की तीसरी जनरेशन चल रही थी, इसलिए इसको थर्ड जनरेशन दे दिया। और इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये लेटेस्ट है और सबसे लास्ट में यही बनी हमारी, और अब तक यही चल रही है क्योंकि हमारी जनरेशन भी चौथी ही चल रही है, तो इसको हमारी फोर्थ जनरेशन कह दिया, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। इसको हम 4GL भी लिखते हैं, कई बार आपको ये इस प्रकार से लिखी हुई दिखाई देगी। तो आधुनिक समय में जो भी चल रही हैं ये हमारी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस हैं और सबसे ज़्यादा इन्हीं का प्रयोग किया जा रहा है। अब ये हमने समझी लैंग्वेजेस। नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे लैंग्वेजेस कौन कौन सी और इनके किसके क्या प्रयोग हैं, किसमें क्या बनाया जाता है, हमें कौन सी प्रयोग में लेनी चाहिए, किसके लिए कौन से उपयोगी है। लेकिन इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम पढ़ेंगे, किसी भी लैंग्वेज में काम करने के लिए कॉमन बात है, हम इसी बात में मीन्स इसी पद में आगे की तरफ हम पढ़ेंगे ताकि हम हर लैंग्वेज पे काम कर सकें। सभी लैंग्वेजेस में केवल उनकी शब्दावली बदल जाती है, कुछ लिखने के तरीके बदल जाते हैं, लेकिन मूल जो कंसेप्ट हैं वो कॉमन ही रहते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सभी में कॉमन होती हैं, तो उन सब कॉमन चीज़ों को हम पढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और अधिक देखने के लिए और अधिक जानकारी लेने के लिए आप YouTube पर नीता शर्मा 12 को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में magrocomputers.in